जब ये एसएचएम करता हुआ ब्लॉक इधर आ रहा होगा तो एक्स घट रहा होगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब तक वो इधर है x इक्वल्स टू 0 से इधर है तब तक x पॉजिटिव है, घट रहा है। और क्योंकि वो इधर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव होगा और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा होगा बोलो, बढ़ रहा होगा। इस रीजन के लिए हम लोग वेलोसिटी देंगे माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब जब इधर आ रहा है, और जब उधर जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखने का मतलब नहीं है ना, इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, इसको हटा रहे हैं। हाँ भाई, अब इस रीजन में आ जाए, यहां पर आ गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। वेलोसिटी मैक्सिमम जब कह रहे हैं तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो। और इसके बाद अभी आएगा तो अब स्पीड घटेगा उसका। देखो वेलोसिटी उसको फाइनली यहां पर 0 करना है, तो अब फर्दर इस मोशन में एक्स जो होगा वो आप क्या कहिएगा, एक्स माइनस ए हो रहा है तो मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ रहा है, लेकिन एक्स नेगेटिव है, ये बात तो तय है ना। और स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है v वो डिक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी क्या है भाई, ये वेलोसिटी नेगेटिव है कि नहीं। स्पीड डिक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। उसी तरह से जब इधर जा रहा होगा, जब इधर जा रहा होगा तो अभी क्या होगा, x अभी भी नेगेटिव। अच्छा ध्यान से सुनना भाई, x अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, ये समझ रहे हो। अरे इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, उसी तरह x नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। अब एक्सीलरेशन इधर पूरे में पॉजिटिव है और इधर पूरे में नेगेटिव है, क्योंकि किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं, किधर जा रहा है उससे थोड़ी मतलब है भाई, समझ रहे हो। किधर जा रहा है उससे मतलब नहीं है। एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इधर जा भी रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, तब भी एक्स इस रीजन में नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। इस रीजन में एक्स पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा। अब देखना, तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो गया क्लियरली। अब जब वापस जा रहा होगा तो एक्स नेगेटिव है, v एक्स नेगेटिव तो पूरे रीजन में, तो अभी दोबारा लिखने का मतलब नहीं है। वेलोसिटी अब पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव इस रीजन में, तो अब स्पीड फिर बढ़ेगा। यहां पे फिर से बढ़ के v मैक्सिमम हो गया, और इसके बाद फिर इस रीजन में जब जा रहा होगा तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो गया बोलो, नेगेटिव। एक्सेलरेशन रीजन वाइज फिक्स होते हैं, एक्स का साइन रीजन वाइज फिक्स है, वेलोसिटी लेकिन उसी रीजन में दो बार अलग अलग है, इधर आते समय नेगेटिव, इधर जाते समय पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली जब वेलोसिटी नेगेटिव था और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव था तो ये एक्सीलरेट हुआ, स्पीड बढ़ा इसका, है कि नहीं। यहां पे देखो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घटा। आते हुए वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, स्पीड बढ़ा। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि इसके दौरान स्पीड बढ़ा, हाँ भाई। और फिर जाते हुए v पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड घटा। क्या ये पूरा चीज क्लियर है, आ गया समझ में। अच्छा कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर वेलोसिटी 0 है, कहां कहां वेलोसिटी 0 है बताओ। क्या दोनों एक्सट्रीम्स पे वेलोसिटी 0 है ना, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या है 0। और कोई ऐसा पॉइंट है जहां x 0 है, हाँ मीन पोजीशन पे x 0 है, और जहां x 0 है वहां एक्सीलरेशन 0। तो कहां कौन सी क्वांटिटी 0 है, कहां घट रहा है, कहां बढ़ रहा है, कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, पूरा क्लियर है। इससे जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो पूछा जाता है। क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है कि बताइए पूरा साइकिल का फाइंड टाइम इन फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मोशन, फॉलोइंग पार्ट ऑफ द मोशन।
एसएचएम के फॉलोइंग पार्ट में कितना टाइम लगेगा? गिवन है कि टाइम पीरियड टी, फर्स्ट किसी भी मीन से एक्सट्रीम या एक्सट्रीम से मीन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एक ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ए से a/2 पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये मिनिमम टाइम पूछ रहा है। नहीं तो आप कहिए कि सर 5 बार साइकिल घूम के तब गया मीन से एक्सट्रीम, तब तो गलत है ना, ये मिनिमम टाइम पूछ रहा है। थर्ड है a/2 to a/2, ठीक है। अब देखिए मीन से एक्सट्रीम तो जाने का डायरेक्शन एकदम फिक्स है, इससे इसका भी डायरेक्शन फिक्स है, पर इसके लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। 0 है, ये a/2 है, ये a/√2 होगा, तो ये ऐसे जा रहा है, समझ रहे ना, ऐसे जा रहा है, तो आपको कितना टाइम लगेगा ये बताना, ये तीनों चीजें आपको बतानी। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या है, तरीका कि हम लोग मेहनत करें, हालांकि मीन से एक्सट्रीम वाला बहुत ही आसान है। देखिए पूरा मोशन जो है उसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं, मीन टू एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम टू मीन, फिर मीन टू एक्सट्रीम, और फिर एक्सट्रीम टू मीन। अब बताइए जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में लगेगा, फिर जितना जाने में लगे फिर उतना ही आने में लगे, तो इन चारों में क्या बराबर है टाइम लगा। तो अगर इस टाइम को t मान लें, टाइम पीरियड t0 मान लेते हैं, तो 4t इतना ही रिक्वायर्ड है टाइम, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, इन चारों का टाइम अगर t माने तो 4t हो गया, और वही पूरा टाइम पीरियड दे देगा कि नहीं। तो टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम क्या हो गया, t0/4, ठीक है भाई, कितना हो गया t0/4। अब देखिए a to a/2 जानने के लिए क्या टाइम चाहिए, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन है y = a sin ओमेगा प्लस, शुरुआत में मान लो कि a पर ही है, ठीक है, और a से a/2 पर जा रहा है। तो अगर शुरुआत में a पर है तो एट t = 0 y का वैल्यू a लिख लो, तो a sin phi आ जाएगा, और इसके लिए तो बस एक ही सॉल्यूशन है, phi = π/2। दो सॉल्यूशंस जहां होंगे वहां पर आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, जैसे इसमें मैंने आपको डायरेक्शन बताया, यहाँ पे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है भाई, वो अगर एक्सट्रीम पे है तो वो बस बीन की तरफ ही जा सकता है, बहुत दूर थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन केवल π/2 है। तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया, a sin ω/t + π/2। अब किस टाइम पे y का वैल्यू a/2 हो गया, क्योंकि 0 पे तो वो a है, तो किस टाइम पे a/2 हो गया वो निकालना। तो a/2 = a sin ω/t + π/2 को cos ω/t लिखते हैं, cos ω/t, इसे कैंसिल, cos ω/t क्या आ गया 1/2। तो ω/t बताओ भाई, ω/t = π/6, π/6 होगा कि π/3 होगा, π/3 है ना, π/3 होगा। तो t का वैल्यू बताओ, π/3 ओमेगा, और अगर ये π/3 ओमेगा है तो इसको टाइम पीरियड के टर्म्स में लिख सकते कि नहीं, हमको चाहिए 2π/ओमेगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 डिवाइड कर दिए, 2π/ओमेगा को अगर t0 लिख लेंगे तो ये t0/6 आ गया आंसर। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग बनाते हैं। उसी तरीके से ये भी बना सकते हैं कि नहीं, जल्दी पहले इतना कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये तरीका तो आपको आना ही चाहिए।
एक और बढ़िया तरीका बताएंगे, पहले एक और उसी तरीके से ये भी बना लें। अब मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे वो कहाँ है, a/2 पे, तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर t इक्वल्स टू 0 पे वो a/2 पे है, a/2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5/2, मतलब 5 लिख दे सीधे, है ना, क्योंकि t इक्वल टू 0 रख रहे हैं। तो क्या आ गया भाई, 5 की जगह दो वैल्यूज आ सकते हैं, 5/6 और 5/6, ये दो वैल्यूज है ना। अब ये 5/6 है, 5/6 है भाई, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, मतलब 5/6 लेंगे, ले लिए 5/6। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5/6। कुछ समय के बाद ये a/√2 पे होगा, है ना। तो वो कौन सा समय है वो हम लोग को बताना है। अब ये तो साइन से कॉस में भी नहीं कन्वर्ट हो रहा है भाई, है ना, कि सिंपल हो जाए, थोड़ा नहीं होगा। तो a/√2 इक्वल्स टू a, यहाँ तो जगह ही नहीं, चलो क्वेश्चन ऊपर का मिटा दें, ये वाला मिटा देते हैं, क्वेश्चन पूरा ही मिटा देते हैं, पहले ही लिख चुके हो ना तुम लोग तो। हाँ, तो देखो a/√2 यानी a/√2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस 5/6। a से a कट गया, और इसको हम लोग लिख लेंगे, अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव ही रहेगा ना उसका, अभी भी तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा, तो क्या इसको साइन π/4 लिख सकते हैं? अरे वो π/6 से π/4 गया, यही हुआ, इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस 5/6। तो देखो भाई, ओमेगा t इक्वल्स टू π/4 माइनस 5/6, ऐसा हो जाएगा क्या? तो t इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, 12, 3π माइनस 2π, तो π/12 ओमेगा, 2π/ओमेगा चाहिए, ये 2, ये हो गया t, तो ये हो गया t/24 या t0/24। अच्छा सोचो, अगर ये काम चुटकियों में हो जाए तो कितना हो जाए, पहले इसको कॉपी करिए फिर नेक्स्ट तरीका बताएं। वही ये काम अगर चुटकियों में हो जाए तो कितना मजा है, सोचो इतना कुछ करना ही नहीं पड़े, डायरेक्ट लिख पाए। कैसे लिखेंगे भाई, ये कमाल हमको फेजर करने देता है, फेजर से हम लोग इसको डायरेक्टली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को तो नहीं बनाएंगे फेजर से, वो तो बहुत ही आसान, दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या देखा, एक्सट्रीम पे है भाई। अब बताओ, फेजर अगर यहां रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन ए यहां पर आएगी ना, उसके टिप का प्रोजेक्शन टॉप पे है, मतलब हमारा पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल क्या भी एक्सट्रीम पे है, और वहां से कहां पे आना चाहता है, a/2 पे ही था ना, a/2 पे था, तो a/2 पे आना चाहता है, तो इतना ही घूमा, समझ रहे, ये अभी a पर है, और अभी सॉरी थोड़ा और बढ़िया एंगल बनाते हैं ना, थोड़ा और छोटा एंगल बनाएंगे तो आधा दिखेगा पूरा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए कितना घूमा, क्या a/2 पे आ गए। अब तो इसका यहां से यहां तक घूमा, उसके भी दौरान ऑसिलेटिंग पार्टिकल a से a/2 पे आ गए। तो अगर हम इसके इस घूमने का टाइम निकाल लें तो अपने आप पता चल जाएगा पार्टिकल का यहां से आने में कितना टाइम लगा, और घूमना बहुत आसान काम है। घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और ऑसिलेशन जो हो रहा है वो वेरिएबल स्पीड से हो रहा है, इसलिए हमको इतना झंझट हो रहा है ना भाई साहब, वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन है,
इसलिए टाइम निकालने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहां पे ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट होता है, तो हम इसके रोटेशन का टाइम निकालते हैं। कितना एंगल रोटेट करेंगे, ये एंगल हमको लगता है 30 होगा, तब इधर आके इधर sin 30 आएगा, ये A/2 है ना, मतलब ये 60 होना चाहिए। ये बोलो cos 60 क्या होता है, 1/2। तो इसका इधर प्रोजेक्शन A/2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसको 60 डिग्री रोटेट करना है, तो रेडियन के टर्म्स में बात करें तो π/3 रोटेट करना है। इतना इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो टी क्या आ गया, π/3 ओमेगा, 2 चाहिए टी हो गया T0/6 आंसर। आया समझ में भाई। दूसरा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में बना सकते हैं, लेकिन अलग ड्रॉ करना है। मैं यहाँ फेजर थोड़ा साइड कर ले रहा हूं। हमको तो कहां से कहां जाना है भाई, A/2 से A/√2। अब A/2 पॉजिटिव में रखने के लिए इधर भी रख सकते हैं और इधर भी रख सकते हैं, ठीक है। किधर रखा जाए, दोनों एंगल तो पॉसिबल है ना भाई, ये भी 30 हो ये भी 30 हो, मतलब ये 60 हो ये 60 हो, तब भी दोनों तरफ प्रोजेक्शन A/2 होगा। तो अगर ये फेजर होगा या ये फेजर होगा, डिसाइड होगा कि किधर को जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्या वो, अरे वो A/2 से किधर जा रहा है भाई, A/√2 की तरफ जा रहा है कि नहीं, ओरिजिन की तरफ तो नहीं जा रहा। इसके प्रोजेक्शन को देखो तो ये अगर इधर रोटेट होगा तो ये इधर आ रहा होगा ना, और इसका प्रोजेक्शन ऊपर जा रहा है और इसका प्रोजेक्शन नीचे आ रहा है, मतलब मीन की तरफ आ रहा है। हमारे क्वेश्चन में वो किधर जा रहा है, मीन से दूर जा रहा है, तो कौन सा होगा भाई, ये तो नहीं होगा ये, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री π/6, और फाइनली A/√2 पे जाना है, तो ये एंगल π/4 होना चाहिए, है कि नहीं। अरे ठीक है, तो शुरू में ये एंगल π/6 है और बाद में ये एंगल π/4 है ना। π/6 से π/4 कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, π/4 माइनस π/6, क्या यही ओमेगा टी। आप चाहें तो यहां भी ओमेगा की जगह 2π/t रख दें, तो डायरेक्टली T0 के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। देखिए यहां भी वही हुआ है, बहुत मेहनत के बाद आपको ओमेगा टी इक्वल्स टू π/4 माइनस π/6 मिला है कि नहीं मिला, वो डायरेक्टली फेजर आपको दे देता है और वहां से डायरेक्टली आपको सेम आंसर मिल जाएगा T0/24 ना। अच्छा ये वो पहले का है, हाँ भाई ये पहले का है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वो मीन टू एक्सट्रीम वाले का। आया समझ में भाई, जल्दी से कॉपी करिए। हाँ भाई इस पे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और उससे पहले फेजर के और कुछ रिलेशंस को देखिए। अब देखिए फेजर की मदद से भी आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप ध्यान से देखें, मान लीजिए कि ये ओमेगा टी एंगल, ठीक है, टी टाइम के बाद अगर यहां से शुरू किया है तो टी टाइम के बाद ओमेगा टी एंगल तो होगा कि नहीं। इस समय वेलोसिटी क्या होगा भाई, हम इस फेजर का लेंथ क्या ले रहे हैं, एम्पलीट्यूड के इक्वल, और ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से, तो इस टिप का वेलोसिटी क्या होगा, ए ओमेगा होगा कि नहीं। अरे ओमेगा आर होता है कि नहीं होता। अब हम लोग एसएचएम देख रहे हैं वर्टिकल लाइन पे, हमने आपको बताया था कि आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी देखें, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, लेकिन कॉस करके देखेंगे तो इधर देखेंगे, साइन करके देखेंगे तो वर्टिकल लाइन पे देखेंगे। अब सोचिए अगर हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लें, एक्सिस दिख रहा है, ये अगर ओमेगा टी एंगल है तो ये भी ओमेगा टी एंगल होगा, दिख रहा है। अरे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन दोनों तो पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये ओमेगा टी, तो ये 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये भी ओमेगा टी। तो बताइए इधर अगर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अरे यही क्या एसएचएम का वेलोसिटी आया था, अरे एसएचएम का वेलोसिटी तो यही आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मतलब इस फेजर के टिप का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो आपको क्या देता है, एसएचएम का भी वेलोसिटी दे देता है। अच्छा, इस टिप का एक्सेलरेशन भी कुछ खोजा जाए, वो भी कहीं कुछ निकल के आ जाएगा, है ना। तो चलो उसके एक्सेलरेशन को भी खोजते हैं। क्या इसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, होगा कि नहीं बताओ, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है भाई, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है कि नहीं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा के टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर आर यानी ओमेगा स्क्वायर ई होता था कि नहीं भाई, है ना। अच्छा, ये ओमेगा टी है, इधर तो प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो कॉस ओमेगा टी होगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन नीचे आएगा कि नहीं आएगा इसका, अरे इस ए का वर्टिकल प्रोजेक्शन नीचे आएगा ना, और क्या आएगा भाई साहब, वो आएगा ओमेगा स्क्वायर ए इनटू ओमेगा टी एंगल है भाई साइन ओमेगा टी, और क्योंकि नीचे की ओर तो माइनस लिख सकते हैं, है ना। अरे एक्स लिए तो ऊपर था, वी लिए तो ऊपर था, तो पॉजिटिव लिए, तो जो नीचे है वो नेगेटिव लेंगे कि नहीं, तो एक्सेलरेशन का ये वैल्यू आ गया। क्या यही एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आया था एसएचएम के लिए, समझ में आया। मतलब अगर वर्टिकल में हम लोग इक्वेशन एसएचएम देख रहे हैं, वर्टिकल से एसएचएम का एनालिसिस कर रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ एसएचएम दे देगा, एक्सीलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट वो एक्सीलरेशन ऑफ एसएचएम दे देगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। इसी से आप पता कर सकते हैं भाई कि कहां पे आते आते उसका वेलोसिटी जीरो हो गया। जैसे यहां पे आएगा तो वेलोसिटी इधर होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, अरे वो हॉरिजॉन्टल में उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, तो वहां पे एसएचएम का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। पता कर सकते हैं। तो फेज का या फेजर का एसएचएम के वेलोसिटी से क्या रिलेशन है वो बताएं, जल्दी से इसको कॉपी करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। जब तक आप कॉपी कर रहे थे तब तक मैंने दो क्वेश्चन लिख लिया है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है उसमें पार्टिकल a/2 पे है, मीन पोजीशन से लेफ्ट में a/2 पे है और इधर जा रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि मीन पोजीशन पहुंचने में कितना मिनिमम टाइम लगेगा, आंसर भी लिखा हुआ है, आपको निकालना है। तो अब हम लोग फेजर मेथड से ही पूरा बनाएंगे। a/2 पे माइनस a/2 पे है बेसिकली, तो नीचे आना चाहिए, फेजर भी नीचे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो अब देखना अगर यहां रखेंगे तो वो किधर जा रहा है इसका, अब अगर ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो टिप सोचो क्या मीन की तरफ जा रहा है कि एक्सट्रीम की तरफ, वो भी एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और इसका रोटेशन करोगे तो ये भी तो एक्सट्रीम की तरफ ही जाएगा ना भाई, ये भी तो इधर ही जा रहा है, मतलब ये वाला एकदम हमारा सही है। ठीक है, लेकिन एंगल तो फिर भी पता करने की जरूरत है, ये एंगल कितना होगा, ये वो एंगल है जिसका कॉस करने से a/2 हो जाए, इसका कॉस 1/2 आता है, π/3 का, ये π/3 होता है कि नहीं, कोई दिक्कत। और इससे कहां तक पहुंच जाना है भाई, इसको बोलो, इसको मीन तक पहुंचना है, तो पहले ये एक्सट्रीम तक जाएगा और एक्सट्रीम के बाद वापस आके मीन तक जाएगा, तो इतना एंगल टोटल घूम रहा है कि नहीं, कितना घूम रहा है भाई, π/3 प्लस π/2, है ना, और इक्वल्स टू ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा यानी 2π/t इनटू, इधर मल्टीप्लाई कर दूं,
इसको जब तक एलसीएम ले रहे हैं 6 हो गया, ये 2 + 3 पाई हो जाएगा, तब तक हम लोग इधर t/2 पाई से मल्टीप्लाई भी करते हैं, वो ठीक आ जाएगा। क्या आ गया भाई, ऊपर आ गया 5 पाई, यहाँ 2 पाई, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 5t/12 आ गया क्या, या 5t0/12, अगर t0 लेंगे तो आया समझ में, जल्दी से कॉपी करिए। अब भाई आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई वो √3a/2 पे है और वहां से वो उधर भाग रहा है ना, एक्सट्रीम की तरफ भाग रहा है, तो फाइंड द टाइम इन विच इट विल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम टाइम जिसमें वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर। तो भाई काम वही पूछा अगली तरह, दूसरी तरह से, है ना, कान पकड़ा है, समझ रहे हैं, पूछा वही है कि कहां पहुंचाना है, भाई वो बता रहा है कहां पहुंचाना है आपको, किसके जरिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के जरिए। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होता है, मीन पोजीशन पे, मतलब भाई साहब को ऐसे घूम के ऐसे आना है, यहां तक पहुंचना है ना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, जब एक बार ये कैच कर ली कि हाँ भाई कहां तक पहुंचाना है, फिर काम बहुत आसान है। √3a/2 पे है, ठीक है भाई, √3a/2 पे ले जाएंगे, है ना, तो √3a/2 पे रखेंगे और एक्सट्रीम की तरफ ले जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ये 60 डिग्री एंगल होना चाहिए और वहां से आपको मीन पे पहुंचा देना, ये 60 डिग्री यानी π/3 हो गया, और यहां से अगर मीन पे पहुंचाना है तो यहां तक रोटेट करा देना, मीन पे पहुंच गया क्या, है ना, मतलब π - π/3, ये 2π/3 हो गया, 2π/3 हो गया, तो आपको 2π/3 एंगल रोटेट करा देना। और जैसे आपको ये पता चल गया कि भाई 2π/3 एंगल रोटेट करा देना है, तो 2π/3 बाई ओमेगा कर रहे थे, तो बाई t/2 पाई कर दो, हो गया, आंसर आ गया t/3। आया समझ में, बहुत ही आसान फेजर मेथड इस पूरे को बहुत ही आसान बना देता है। जल्दी से कॉपी करिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा और ऊपर उठाते हैं। अब हम लोग दो पार्टिकल्स को इंक्लूड करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये ओरिजिन है, ये √3a/2 है। एक पार्टिकल जो है ओरिजिन पे था, मतलब मीन पोजीशन पे था, और वो इधर जा रहा है, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल है वो इधर जा रहा है। अच्छा, दोनों का टाइम पीरियड सेम, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, मतलब दोनों का फेजर का ओमेगा सेम होगा, ठीक। तो अब बताना है फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच दे मीट, फाइंड द मिनिमम टाइम इन विच दे मीट। एक बार अटेम्प्ट करिए इसको, मिनिमम टाइम इन विच दे मीट, ठीक है भाई, जल्दी से अटेम्प्ट करिए। हाँ भाई अटेम्प्ट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। फेजर में पहले दोनों का लोकेशन लोकेट करिए। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, कितने एंगल पे, इसके साथ 60 डिग्री एंगल पे होगा, तब उसका साइन कंपोनेंट लेंगे तो a/√3 होगा। यहां आ गया भाई वो a√3/2 पे, और दूसरा मीन पे है, तो मीन के लिए तो वही इसी एक्सिस को दिख रहा है, तभी तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखो क्या है कि दोनों का अगर टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का ओमेगा सेम, तो भाई ये जिस ओमेगा से घूम रहा है वो भी उसी ओमेगा से अगर घूमे तो बताना क्या उनके बीच का सेपरेशन कभी कम हो। अरे भाई उनके बीच का जो उनके फेजर्स के बीच का एंगल है वो कभी कम हो, नहीं कम होगा, तब फिर वो कैसे साथ आ सकते हैं। अगर देखना ध्यान से, अगर मान लो इसका नाम दे दे ए और इसका नाम दे दे बी, ए रोटेट करता हुआ यहां आ जाए, ठीक है, और बी रोटेट करता हुआ यहां आ जाए, तो क्या दोनों का प्रोजेक्शन अब सेम हो सकता है, हो सकता है ना दोनों, लेकिन इसके अबाउट सिमेट्रिकल होने चाहिए, मतलब इनके बीच में टोटल एंगल है कितना 120 डिग्री, तो यहां एंगल 60 होना चाहिए और यहां भी 60 होना चाहिए। कौन आगे चल रहा था, ए, तो ए रहेगा यहां पर, बी रहेगा यहां, यही मिनिमम टाइम हो सकता है।
मतलब इसको ऐसे पकड़े और दोनों को घुमा के यहां ले आए, दोनों बराबर एंगल घूमेगा, घूमेगा कितना घुमा है भाई, ऑपोजिट नहीं हो गया है, समझ रहे हैं? ये अच्छा नहीं बना डायग्राम, ऐसा नहीं कि वो 180 डिग्री घूम गया है, 60 डिग्री घूमने के लिए ऐसा कुछ रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहना पड़ेगा, ठीक है? cos 60 1/2 है ना भाई, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है ना। अब बताना भाई ये ए कहाँ गया है, ए यहाँ आ गया है, ए कितना रोटेट कर रहा है बोलो, 90 प्लस 60 ये रोटेट किया ना ए, तो बी भी उतना ही रोटेट किया होगा, वो भी देख लो 30 और 90, ठीक है? मतलब रोटेट हुआ कितना 150 डिग्री। 150 क्या होता है 5 इंटू π/6, 5 π/6, π/6 30 है इंटू 5 तो 150 डिग्री, 5 और π/6 एंगल रोटेट हुआ है इंटू t/2π, पाई से पाई कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा 5t/12। इतने टाइम के बाद वो दोनों एक जगह मीट करेगा और यहां मीट करेगा, यहां। देखिए भाई ये ऐसे गया, ये अपने एक्सट्रीम तक पहुंच गया, एक्सट्रीम से जब ये लौट रहा था a/2 पर आ गया, इसके दौरान ये यहां से गया अपने एक्सट्रीम पे पहुंच के और यहां तक पहुंच गया, ठीक है? बस मीट कर गए तुम, समझ में आया? अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे कैसे हो गया, ये तो कैसे चल गई, इतना कम क्यों चला? उसका कारण ये है कि भाई ये एक्सेलरेटेड मोशन में चला है, पूरा फुल हाफ, पूरा एक 1/4 ऑफ द साइकिल पूरा एक्सेलरेट खूब हाई स्पीड से चला है, ये लगातार डिसेलरेट हुआ, तो डिसेलरेटेड मोशन में तो स्पीड कम होगा कि नहीं? चलिए जल्दी से कॉपी करें।